गुड मॉर्निंग। हे हेलो, सुप्रभात। तो हम पढ़ रहे ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ। इसमें हम लोग थाड़ू और धांगर के विषय में पढ़ रहे थे। हाँ कह दीजिए। हाँ, धांगड़ों को चंपारण में 18वीं सदी के अंत में लाया गया था। और इनको किस लिए लाया गया था? ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए थे। वहाँ की कुछ जातियों से ये मिलते जुलते थे। धांगड़ का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। कौन से भाषा में? ओराव भाषा में। इनके लोकगीतों को सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि इनके लोकगीत में इनके महाप्रस्थान का गीत भी मौजूद है। नील के खेत पर काम करने के लिए इनको अंग्रेज लोग लाए थे और उस समय जो रामनगर के राजा थे वो लेकर आए थे। और कई वर्षों तक, विकास लैपटॉप मेरे सामने रख दीजिए, यहाँ पे ले। कई वर्षों तक इनको गुलामी का जीवन भी बिताना पड़ा था। आपस में जो धांगड़ लोग बात करते हैं तो ओराव भाषा का प्रयोग करते हैं और दूसरों से ये भोजपुरी और मधेसी में बतियाते हैं। कहिए हाँ। दक्षिण बिहार के गया जिले से एक और जाति को लाया गया था। उस जाति का नाम था भुइयां। अगर भुइयां का अर्थ ही निकालेंगे तो भोजपुरी के मुताबिक ये नीचे तबके के लोग लग रहे हैं जिनको कि भुइयां बैठाया जाता था। नहीं, भुइयां नहीं समझ में आता। इनको भी नील की खेती के लिए ही लाया गया था जी। नील क्या है? रंग है, रंग। हिमालय की तलहटी में ये लोग भी लाए गए थे। ये लोग भी आदिवासी नहीं हैं। संभवतः इनका संबंध मुसहर वर्ग से होता है। जो मुसहर वर्ग हैं उन्हीं का अंग माने जाते हैं ये। और ये बहुत ही कर्मठ मजदूर थे। और इनको नील की कोठी के साहब, नील कोठियों के साहब का मतलब वो अंग्रेज जो नील की खेती करवा कर पैसा कमा कर कोठी बना कर रहा करते थे, तो उनको क्या कहा गया? नीलकोठी साहब। ये लोग ना इन भूइयां लोगों से गुलामों की तरह काम करवाते थे, लेकिन उनके काम से जो संपदा मिलती थी, धन दौलत, उसमें कभी भी भूइयां लोग नहीं बन पाए। क्या नहीं बन पाए? मतलब इनको कुछ मिलता नहीं था, भागीदारी इनकी नहीं थी। आने वालों का तांता ही बंधा रहा है। चंपारण में लोगों की लाइन लगी रही हमेशा। लोग आते गए, बसते गए। तो कौन कौन आया जरा सुनिएगा। आक्रमणकारियों से त्रस्त होकर जब विदेशी आक्रमणकारी भारत में आकर अत्याचार करने लगे तो इससे जो त्रस्त हो गए राजकुल, राजा के कुल का वंश बोलो, तो ये लोग आकर बस गए चंपारण की भूमि पर। कौन? राजकुल के वंशज। कुछ आजीविका की खोज करते हुए यहाँ पर आदिवासी भी आकर बस गए, हरिजन मजदूर भी आकर बस गए। बोलिए, यहाँ की भूमि बहुत ही संपदा वाली देने वाली थी, धनवान भूमि थी, धन निकल रहा था। धन मतलब अनाज। तो उर्वरा भूमि के चाहत में अभिलाषा रखे हुए, अभिलाषा मतलब इच्छा रखते हुए पछाही जमींदार भी यहाँ आ गए। पछाही जमींदार वो लोग थे जो आकर सारे जमीन को अपने कब्जे में ले लिए। और इनके साथ साथ आ गए इन गोरे साहबों ने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात कोने में, जिसको ब्रिटिश साम्राज्य वाले भी जानते नहीं थे, कुछ अंग्रेज यहाँ पर आकर एक कोने में अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था। तो सब आए यहाँ पर। राजकुल के वंशज भी आए, आजीविका के तलाश में आदिवासी, और जमीन हड़पने के लिए पछाही जमींदार भी आए, गोरे साहब भी आए, और सभी को
इस भूमि ने सबको कहा आइए, स्वागत है आपका। सबको खुश किया यहाँ की भूमि ने। पिछले 10-12 वर्षों के दौरान, ये 10-12 वर्ष का मतलब तब जब ये पुस्तक लिखी जा रही है, 2024 से मत जोड़ लेना 10-12 वर्ष। पिछले 10-12 वर्ष के दौरान यहाँ एक नया समुदाय पहुंचा है जी बाबू। यहाँ क्या पहुंचा है? एक नया समुदाय। वो भी वो समुदाय कैसा लिख रहा है यहाँ पर? देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है। अगर आप त्रस्त हैं मतलब आप क्या हैं? अगर आप कहते हैं मैं बहुत त्रस्त हो गया हूं तुमसे, परेशान हो गया हूं, तो एक परेशान समुदाय यहाँ पर पहुंचा। यह समुदाय कहाँ का था? आप में से कौन बताएगा पूर्वी बंगाल क्या है? आर्ट्स पढ़ते हैं ना आप लोग? हाँ, पश्चिम बंगाल तो पश्चिम है, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश है, जो पहले पाकिस्तान में था, बाद में इंदिरा गांधी ने आज़ाद करवा दिया। आर्ट्स पढ़ रहे हैं विद्यार्थी। पूर्वी बंगाल के शरणार्थी जो वहाँ पर बहुत अत्याचार उन पर हो रहा था, तो बांग्लादेश छोड़कर वो लोग भी पहुँच गए बिहार में। सुन रहे हो? चंपारण में आकर बसने लगे। संभवतः पहला बार ऐसा प्रयास किया गया कि बंगाल के जो शरणार्थी यहाँ पर आए उनको एक निश्चित योजना के तहत चंपारण में बसाने का काम किया गया। कहाँ पर? किनको बसाया गया? कौन से शरणार्थी को? पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को। कहाँ बसाया गया? चंपारण में बसाया गया। पहले से यहाँ थे थारू, पहले से यहाँ पर थे, तो थारुओं और धांगड़ों के बीच में एक नया समुदाय आया पूर्वी बंगाल से। बोलो। और इन दोनों के बीच में ये लोग भी रहने लगे। और ये जो चंपारण की भूमि है, कैसी भूमि? पढ़ो। शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। आता है ना? शस्य श्यामला। शस्य श्यामला का मतलब होता है वह भूमि जहाँ पर अनाज पैदावार खूब अच्छी है, जहाँ खूब पैदावार होती है, उसे कहते हैं शस्य श्यामला की भूमि। ओके, तो ये भूमि, चंपारण की भूमि धांगड़ों की धात्र बनी। यह धात्र है, गलती से लिखा गया है। धांगड़ों की धात्र बनी, थारुओं की भी धात्र बनी, और इनकी भी धात्र बनी। धात्र का मतलब होता है पालनहार। जो दे के आहार आपको पाल रहा है वो कौन है? तो धरती हमें दे रही है आहार, वो हमारा कर रही है पालन, तो वो हमारी पालनहार है। जब ये पहुंचे कौन? तो जब ये सॉरी चंपारण के खेतों में जब ये पहुंचे और धान के खेत में जब ये गए, तो धान के खेतों में जो संस्पर्श हुआ, स्पर्श हुआ इनके शरीर से, धान के फसल जब टकराए तो इन्हें लगा कि अपनी ही बिछड़ी हुई माँ से हमारा स्पर्श हो रहा है। एक बिछड़े हुए माँ के साथ संस्पर्श होने पर जो सुखद अनुभूति मिलती है, इन बंगाल से चलकर आए हुए शरणार्थियों को चंपारण में वही अनुभूति मिली है। क्या सुन रहे हो तो लोग मेरी बातें? ओके, इन्हें मिली हिमालय की पदस्थली पर ये जगह मौजूद था। पदस्थली मतलब पैरों के पास। बोलो। ऐसा लगता था जैसे गंगा सागर ने चरणोदक कुंडल दिया है, चरणों पर जल का अर्पण कर दिया है। इतिहास की उंगलियां जब चंपारण के वीणा पर जाकर उंगलियां जब थिरकेंगी तो जो झनकार निकलेगा चंपारण से, वह झनकार पूरे हमारे स्मृति को जागृत कर देगा, हमें पुराने समय की याद दिला देगा। जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, हम चंपारण के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे दिलो दिमाग में गूंजने लगता है वो समय। इसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि उस दिन मैं पहुंचा था एक सुदूर गांव में। कौन से गांव में? मतलब कैसा गांव?
बहुत दूर का गांव, और मुझे वही बीड़ा की विभिन्न प्रकार के राग मुझे सुनने को मिली, यानी कि चंपारण के इतिहास के बारे में जानने को मिला। वहाँ जब मैं गांव में गया तो वहाँ मैंने 3 चीज़ें देखी। नंबर 1 पढ़िए, थारुओं की अनुपम गृह कला। थारुओं के अंदर गृह कला बहुत अच्छा था, चीज़ें बनाया करते थे। धांगड़ों के अंदर क्वालिटी थी नर्तन का, नृत्य करने का। और ये जो आए थे पूर्वी बंगाल के पुनर्वासित, जो इनको पुनर्निवास करवाया गया था चंपारण में, इन किसानों के अंदर करुण कीर्तन था। मैं एक गांव गया तो तीनों चीज मुझे सुनने और देखने को मिला। हालांकि मेरे ही अनुरोध पर उस गांव में पढ़ो आयोजन किया गया मेरे कहने पर। किंतु यहाँ मैं बता दूं आप लोगों को कि जो थारू लोग थे, इनके अंदर जो कला है, लिखा है ना यहाँ पर थारुओं की गृह कला, ये इनके दैनिक जीवन का अंग है। मतलब रोजमर्रा का ये अपने कला से चीजें बनाकर लोगों को बेचकर अपने आजीविका भी कमाते हैं। मैंने देखा प्रदर्शनी लगा है, याद रखिएगा, मतलब एक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें जगदीश चंद्र माथुर उपस्थित है और ये देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि जिस पात्र में धान रखा जाता है, थोड़ा सा वहां पे नजर दौड़ाओगे कि मेरे मूवमेंट से ब्लर हो रहा है क्या? जिस पात्र में, उधर ही देखते रहना लगातार, जिस पात्र में धान रखा जाता है, धान समझ में आता है, वह सीक का बनाया जाता है। सीक जानते हैं आप लोग? मूंज जानते हो? मूंज पतलो टाइप का मूंज होता है। हमारे बचपन में हमारी मम्मियाँ अपने घर पे सीख से दारू नहीं सॉरी दौरा बनाया जाता था। सीख से मूंज को सुखाकर उसको अलग अलग रंग में डालकर टोकरी, अलग अलग कलर की, जो छठ में काचा ही बासा के बहंगी लचकत जाए, जो होता है ना, दौरा उठाते हैं कपार पे हम। तो रंग बिरंगी टोकरिया सीक का बनाया जाता है, उसी को सीक कहते हैं। बोलो, उसमें कई रंग कई डिजाइन के साथ। सीक की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे, जो टोकरी के किनारे किनारे होता था, सीप की झालर लगाई जाती थी। झालर समझ में आता है? पहले की बहुएं जब ससुराल जाती थी तो मायके वाले झालर बिन बिन कर देते थे, पर्दे बिन बिन कर देते थे। आजकल तो सब कुछ रेडीमेड है। पहले की माताएं अपने बेटी के जन्म के साथ ही अपने बेटी के लिए ससुराल जाएगी तो क्या क्या लेकर कर जाएगी बनाना शुरू करती थी और बक्से में रखा करती थी, और विदाई के समय वो सब दे दिया जाता था। अब तो 2 महीना पहले 1 महीना पहले तैयारी शुरू होगी कि क्या क्या देना है, चलो खरीदा जाए। अब किसी के पास अब ये फुर्सत नहीं है। तो हमने देखा वो रंग बिरंगी टोकरिया, सीप बोलते हैं, एक प्रकार का छोटा छोटा पानी के किनारे उजले उजले रंग का शंख टाइप का, अरे समुद्र के किनारे ये कौड़ी, हाँ कौड़ी कह लो, सीप की झालर लगाई जाती थी। और झोपड़ी में जो प्रकाश के लिए दीपक जलाया जाता है, उस दीपक की आकृति दौरा पे बनाया जाता था। आज भी छठ घाट पर जाना, कुछ लोग ऐसा दौरा लेकर आए होंगे जिनके टोकरी पर दीपक का आकृति बना होगा। जैसे स्वेटर बुनते समय अलग अलग टाइप का हम डिजाइन बना सकते हैं, वैसे दौरा पे डिजाइन मैंने तो बखूबी देखा है। हाँ, अपने माँ को बुनते हुए देखा है मैंने। बचपन में हम लोग बैठे रहते थे, माताएं बुना करती थी। मोहल्ले की सारी स्त्रियां एक जगह इकट्ठा होंगी, क्या दौर था वो भी है, कितना समय था लोगों के पास। इकट्ठा होती थी, सब कोई अपना अपना लेकर आएगा, मूंज अलग अलग रंग का, रंग में डुबोया जाएगा, सुखाया जाएगा, फिर बुना जाएगा। उसको इतना छोटा से हम लोग इतना बड़ा होते हुए देख लेते थे। पहले पेंदी तैयार किया जाता था, पेंदी के ऊपर फिर अब एक एक लेयर चढ़ेगा। पहले पेंदी बन गया है, इसके बाद क्या करते थे ना, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, और फैलते जाएगा, बन गया टोकरी। ऐसा देखा करते थे।
कहाँ गया जी? शिकारी और किसान भी अपने काम के लिए मूंज से ही बनाया करते थे रसरी। आज भी देखोगे गुरही बनाते हैं लोग धान का पुअरा से, और रस्सी के काम आता है, तो मूंज के बनाए जाते थे। उसमें भी कलाकारी देखने को मिलती थी, उसमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण था। सुंदर भी था, उपयोगी भी था। किंतु सबसे जो मनोहर चीज मैंने देखा, जो नई नई वधू आती है उसको एक ऐसा अलंकरण दिया गया, एक ऐसा गहना दिया गया उसको, जो केवल उसके लिए आभूषण नहीं था। इनमें परंपरा है। हम लोग थारुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। हमने अभी अभी बोला 3 चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ गया जी वो तीनों चीज? 3 चीज हमने बोला आपको। हाँ, थारुओं की अनुपम गृह कला भी हम पढ़ रहे हैं, कहिए हाँ। तो प्रत्येक पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि दोपहर के समय में उसके पति जो खेत पर कार्य करने को गए हुए हैं, वहाँ वह उनके लिए खाना लेकर जाया करती है। जब कोई नई नई वधू आएगी किसी गांव में, तो उसको भी यह कर्तव्य निभाना है, अपने पति के लिए खेत पर खाना ले जाना है। तो जो पहली बार वो इस कर्तव्य को निभाने के लिए जाएगी, तो उसके मस्तक पर एक सुंदर सा पीढ़ा रख दिया जाएगा। अब पीढ़ा पर ऐसे मत ताको कि तुम लोग को यह नहीं जानकारी कि पीढ़ा है क्या। हम लोग कोई विदेशी नहीं है, हम लोग भोजपुरिये हैं। पीढ़ा एक प्रकार का बैठने के लिए लकड़ी का बना होता है। अब भले लोग ना बैठे, लेकिन आज भी विवाह में एगो पीढ़ा तो किनना ही पड़ेगा। पहले पीढ़ा पर लोग बैठा करते थे। एक पीढ़ा रखा जाएगा उसके मस्तक पर, कहो हाँ, और उसमें उस पीढ़ा में 3 लट बनाई जाएगी। जैसे चोटी तुम लोग बनाई हो ना, वैसे 3 लट बनाई जाएगी, और प्रत्येक लट में धवल के सीप, जो वही सीप जो मैं बोल रहा हूँ, और एक विशेष बीज जो कि मोती की तरह दिखेगा, सफ़ेद रंग का होगा। सफ़ेद रंग का दाना पिरोकर सीप और दाना का माला गुथकर लट जो बनाया गया उसमें लटका दिया जाएगा। कहो हाँ। पीढ़ा सर पे है, और पीढ़े के ऊपर वो जो टोकरी है जो सीक का बना है, बोलो दौरा उस पीढ़ा के ऊपर रख दिया जाता था, और उस दौरा में उसका भोजन रखा होता था। टोकरी को दोनों हाथों से संभाले जब लाज भरी सुहाग भरी वधू धीरे धीरे खेत की ओर अपने पग बढ़ाती है, तो सीप की वेड़िया रजत कंकड़ों की भांति झनकृत हो उठती है, और सारा गांव जान लेता है कि वधू अपने प्रियतम को कलेव कराने जा रही है। जब दोनों टोकरियों को अपने हाथों से ऐसे पकड़ के, और जब अपने गांव के पगडंडियों के सहारे जब पहली बार वह अपने कदम को उस गांव में रखेगी घर के बाहर, और जब जाएगी तो रास्ते में जिन जिन गलियों से गुजरेगी, तो घूंघट से ढका हुआ चेहरा और सीप का झालर लटका हुआ जो वो मोती है ना, तो चलते हुए जो टकराएंगे तो ऐसा लगेगा कि रजत कंकड़, चांदी के कंकड़ के खनखनाहट की आवाज़ आएगी। और जब पायल की आवाज़ और वो खनखनाहट की आवाज़ जब पूरे गांव में बजने लगेगी, तो पूरे गांव वाले को ये पता चल जाता है कि आज इस गांव में आने वाली वधू पहली बार अपने प्रियतम को कलेव कराने जा रही है। अरे अभी तो कलेव पढ़ा करा रहा है। कलिका सी किलकी कलेव देती काल को कले, नहीं पढ़ाए थे कलेव। कितना अच्छा वर्णन है यार, एकदम बढ़िया लग रहा है, पहले की परंपरा है। ये था थारुओं का। अब हम क्या, अब धांगड़ों का। गुड। इस मधुर और स्निग्ध संस्कृति की अपेक्षा इनकी जो संस्कृति है मधुर है और स्निग्ध है, और इनकी अपेक्षा, इनकी तुलना में अब आइए किन के बारे में बात करेंगे। धांगड़ों का जो सामाजिक जीवन है वो थारुओं से अधिक क्या है, प्रखर है और
खुशी खुशी, मतलब इनके जीवन में ज़्यादा सुख सुविधा है। इनके बारे में प्रोग्राम चल रहा है, ये सब देखा जा रहा है कार्यक्रम में। धांगड़ों को क्या देखा इन्होंने कि स्त्री और पुरुष दोनों ढलती हुई शाम के मंद प्रकाश में, सूरज जब अस्त होने लगता है तो प्रकाश मध्यम हो जाता है। गीत भी तो सूरज हुआ मध्यम, चांद ढल, ऐसे होता नहीं है। ये सब कहाँ से गीत लिखता है? ये कुछ ताक ताक के गाना बना देता है। हाँ, सूर अच्छा हो जाएगा बस हम लोग पसंद करेंगे। मंद प्रकाश में स्त्री और पुरुष कर रहे हैं क्या? इनका नृत्य इस नृत्य से मिलता जुलता है। इन दोनों का नृत्य एक समान है, किंतु इनकी अपनी भी कुछ। मर्द अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल बांध लिया है और उसे ऐसे डांस कर रहा है। पुराने गाना देखना, उन लोगों का डांस करने का अपना पारंपरिक तरीके हैं। कभी कभी कोई पुरानी मूवी देखोगे, पहले का डांस होगा, वस्त्र में कुछ बनावट वगैरह होगा, ऐसा ये डांस होता था इनका। इनके डांस को देखकर नेपाल का कला का प्रभाव लगता था। इनके गीतों में कल्पना और चित्रों की उपमा ज़्यादा दिखाई देती थी। भाषा में जो गीत की भाषा थी भोजपुरी और ओरांव का मिश्रण था। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के घुस जाते थे और वो अलग अलग पशु की आकृति बनाकर आते थे और गीत की मधुर व्यंजना के बीच में, जहाँ पर मधुर गीत चल रहा है, वह आकर बीच बीच में प्रहसन की छवि दिखा जाते हैं। प्रहसन मतलब कॉमेडी, प्रहसन मतलब कॉमेडी दिखा जाते हैं। कुछ लड़के रिछ बने हैं, रिछ मतलब भालू, कुछ शेर बने हैं और ये आकर ये जो निसर्ग प्रेमी नृत्य कर रहे होते हैं, इनके बीच में ये भी मिलजुल कर कुदक फुदक रहे हैं। ऐसा लगा ना मुझे कि सदियों पुरानी सभ्यता का पर्दा मेरे आंखों के सामने से हटाया गया और मैंने उस सभ्यता को इनके कार्यक्रम में देखा, जो सभ्यता बहुत आदिम थी लेकिन सुषमा से भरी, सुकून से भरी थी वो सभ्यता। अब तीसरी बारी किसकी आएगी? जल्दी बोलो। पूर्वी बंगाल के शरणार्थी, इन्होंने शुरू किया क्या? इनका कैसा कीर्तन, गंभीर विषादपूर्ण माने दुख वाला वातावरण में इनका अनादि गुंज, पुराना गुंज सुनाई देने लगा। जब ये लोग गीत गाने लगे तो ऐसा लगा कि भागीरथी नदी का नाम है। भागीरथी में नाव चलाने वाले नाविक शाम को अपने लौट रहे हैं। कभी किसी फिल्म में देखना, नाव का सीन होगा, ढलता हुआ सूरज होगा, नाव खे रहा होगा, गीत गा रहा होगा। किसी मतलब नदी के सीन में ऐसा होता है। और एक अंग्रेजी की कविता तुम लोग को पढ़ाया था मैंने, सरोजिनी नायडू का विलेज सॉन्ग। यमुना के तट के किनारे पानी भरने वो लड़की गई है, शाम को लौट रही है, नाविक गीत गा रहे हैं और नदी के तट के किनारे किनारे अपने घड़े को पानी लेकर कमर पे रखकर लड़की जा रही है और नाविकों का गीत सुन ले रही है, मोहित हो जा रही है। इनका एक अलग आकर्षण होता था। बोलो जी। वही भागीरथी के नाविकों की याद आने लगी, वातावरण में गूंजने लगी, चंपारण के खलिहानों में, चंपारण के जंगलों में। बरसों बाद शायद इनकी जो कीर्तनों की ऊर्ध्वताने हैं, जो दर्द भरी आवाज है, इनमें जो विषाद है, बोलो, शायद इनका दुख दर्द मलिन हो जाए और शायद इनके जीवन में उल्लास की कड़िया आ जाए, खुशी आ जाए। शायद ये किसके बारे में पढ़ रहे थे? तो बांग्लादेश के शरणार्थी बहुत कष्ट का जीवन जी रहे थे, तो इनके भजन कीर्तन में भी कष्ट और दर्द था। कहो हाँ। कार्यक्रम चल रहा है जी, उल्लास। अब रात बीत चली और रात जब बीतने लगता है तो दिन और रात के बीच में संघर्ष होने लगता है। दिन कहता है अब मैं आऊँगा, रात को मन नहीं जाने का, तो दोनों में संघर्ष होता है। धरती देती है किंतु इतना मिला चंपारण में, लेकिन यहाँ का जन जीवन, आम लोगों का जीवन कभी नहीं बन सका। कैसा? यहाँ लोग अमीर नहीं बन पाए।
ये बेतिया राज चलता था और बेतिया राज में जमींदार होते थे और ये जमींदार सारा जमीन अंग्रेजों को ठेके पर दे दिया। 19वीं सदी जब शुरू हुई, मतलब 1800, 19वीं सदी मतलब 18 से ही 19 शुरू हो गया ना। जब शुरू हुई तो पूरी दुनिया में नील की बहुत डिमांड हो गई, तो नील की खेती होने लगी। नील से ही उन दिनों रंग बनते थे और इसीलिए नील की बहुत अधिक मांग थी। कहाँ पर? हाँ, पाश्चात्य देशों में। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी, वेस्टर्न कंट्री में लाखों की दौलत इन अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लग गई क्योंकि नील की खेती होने लगी। लेकिन इससे रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ। रैयत मतलब प्रजा, राजा कमाने लगा, प्रजा भूखे मरने लगी। बेतिया राज से बहुत कम पैसा देकर अंग्रेजों ने हजारों एकड़ जमीन ठेके पर ले ली। ठेठ देहात में जहां कुछ नहीं था वहां इन अंग्रेजों ने भव्य कोठियां बना ली। बोलो जी। किसानों से जबरदस्ती कहा गया कि आपको करना होगा क्या? नील की खेती करना होगा जी। जबकि किसान गेहूं धान उपजाना चाहते थे। बोलो बाबू। अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया। कानून क्या बना कि अगर आप 20 कट्ठा में खेती कीजिएगा तो 3 कट्ठा नील का खेती करना होगा। सोचो, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा। 1 बीघा में हर किसान के लिए ऐसा करना क्या होता? लाजिमी, मतलब अनिवार्य। 20वीं सदी में जब केमिकल रंग का इजाद हो गया, आविष्कार हो गया। कौन सा रंग? अभी जो मेरा क्लासरूम तुम देख रहे हो ये केमिकल रंग है। जब इजाद हो गया तो अब मांग कम हो गई। किसकी? फिर भी जबरदस्ती ये चलता रहा। अब 3 कठिया कानून से छुटकारा पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया कि इसके लिए आपको देना पड़ेगा मोटी रकम। किसको? चंपारण और उसके कुछ आसपास के इलाकों में नील वाला अंग्रेज को नीलहे साहब कहा जाता था और इनका निष्कंटक साम्राज्य था, बिना रोक टोक के चलने वाला साम्राज्य। इतना ही लोग अत्याचार करते थे कि जिस रास्ते से साहब की सवारी जाती थी उस पर हिंदुस्तानी, और यदि किसी रैयत के घर पे, प्रजा के घर पे कोई उत्सव है, शादी विवाह है, तो इसके लिए जो अंग्रेज साहब है उनके यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। टैक्स, शादी करने के लिए, भोज देने के लिए टैक्स देना होगा। साहब अगर बीमार पड़ गए, ये साहब किसको कहा जा रहा है? नीलहे अंग्रेज, नील वाला अंग्रेज। साहब अगर बीमार पड़ गए तो इलाज का पैसा भी रैयतों से वसूल होता था। साहब अगर हाथी खरीदेंगे तो रैयत ही अपनी गाड़ी कमाई में से कुछ ना कुछ देगा। ऐसे ही साहब थे एक अमोलवा गांव में। अमोलवा में एगो कोठी था, तो अमोलवा कोठी नाम था, और वहां के साहब का नाम था भीषण आतंक था, आतंक था एमन साहब का, भीषण है। किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना, किसी को जेल में ठूस देना, ये सब इनका रोज का काम था। उस समय के जो शासन प्रशासन थे, पुलिस वाले, ये सब भी नीलहे गोरों के हाथ के पुतला थे। अंग्रेज जो कहे वही होगा। उन दिनों उत्तर बिहार में दौरा करने के लिए अगर कोई बड़े अफसर आ जाए तो इनको डाक बंगला में नहीं रोका जाता था। ये सभी पहुंच जाते थे कहाँ? साहब की कोठियों में, और वहीं पर ठहरते थे। तो डीएमएसपी जब अपने घरे रुक रहा है तो हमारा काहे का डर। इस पे को भोजपुरी गाना आया था, कोई बना था कि दरोगा, मतलब गीत याद नहीं आ रहा, पुराना गाना भोजपुरी। दक्षिण बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग उठी थी, लेकिन ये दक्षिण बिहार में
उठी हुई आवाज नहीं पहुंच पाई। कहाँ? चंपारण उत्तर बिहार हो गया। पहुंची, लेकिन कैसे पहुंची? और इसका मुख्य कारण 5 नंबर का सवाल आएगा तुम्हारे परीक्षा में या 2 नंबर का, कि दक्षिण बिहार के बगावत चंपारण में देर से क्यों पहुंची? क्योंकि बीच में पड़ता था, बीच में पड़ती थी गंगा नदी, और इस पर पुल नहीं था। पुल बनता तो दोनों तरफ के लोग आ जा सकते थे। और पुल बनाने की स्कीम में उस समय की जो शासन थी, इसने कोई, तो यो बरसों तक चंपारण एकदम अलग था और यहाँ आतंक चलता रहा। किसका? और ये लोग ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया में अपना अत्याचार करते रहे। बोलो जी आगे क्या लिखा है? आतंक और दैन्य, समृद्धि और बेबसी। आतंक और दैन्य, समृद्धि और बेबसी का जो आलम चल रहा था, उस आलम में 1917 के अप्रैल महीने में एक बिजली सी कौंधी चंपारण में पहुंचे और गांधी जी ने जो चमत्कार किया, इसकी कथा स्वयं इन्होंने लिखी है। स्वतंत्रता के युद्ध के महानाटक का जो नांदी पाठ है, नांदी पाठ जो नाटक शुरू होता है, तो नाटक के विषय में जो प्रारंभ में परिचय दिया जाता है उसी को कहा जाता है। तो नांदी पाठ में ही स्वतंत्रता के विजय की सारी कथा सुना दी राजेंद्र बाबू ने। मैं यहाँ पर इसका ब्यौरा, नहीं तो लंबा हो जाएगा ना पाठ, और ऐसा हूँ ढेर लंबा है, तो कह रहे मैं उसका बचा है, नीचे गया होता तो दिक्कत होता। हाँ, यहाँ उसका ब्यौरा, यहाँ उसका ब्यौरा। मुझे एक सौभाग्य मिला। कब? और सौभाग्य क्या मिला? कि मैं निकला और हर उस स्थान की रज लेने गया। रज मतलब धूल, जहाँ जहाँ गांधी जी 1917 में अभियान किए थे। तो मैंने सोचा कि चलते हैं। 17 में जहाँ जहाँ गांधी जी आए थे, मैं 62 में जा पहुँचा। 17 मतलब 62 मतलब, तो मैं वहाँ गया। जब मैं अपने तीर्थ यात्रा पर निकला तो मुझे कुछ ऐसे महान लोगों का भी संग मिला जो लोग 17 में, ये बात तो मेरे लिए क्या हो गया, मोतिहारी में गया तो मेरी मुलाकात, ये वही आदमी है जिन्होंने गांधी जी के रहने सहने का प्रबंध किया था। और फिर मेरी मुलाकात, ये वही आदमी हैं जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी तक गांधी जी के साथ आए थे। और ये वकील थे, और बहुत सारे वकील थे जो आंदोलन के दौरान गांधी जी के क्या थे, उनमें से एक सलाहकार। वहां से लौटने पर मुजफ्फरपुर में मेरी मुलाकात, पढ़ते रहो, और इनसे मैंने, ये दोनों लोग पढ़ो, गांधी जी के जितने भी साथी थे उनमें सबसे आगे थे ये दोनों लोग। एक बहुत ही तेजस्वी किसान थे जिन्होंने आग्रह किया था गांधी जी से कि आप आइए चंपारण, और चंपारण में आने का न्योता स्वीकार किया था। उस किसान का नाम, ये 17 के पहले भी ये किसान इनके संपर्क में थे, इनके संपर्क में थे, इनके संपर्क में थे इत्यादि। लेकिन दुर्भाग्यवश राजकुमार शुक्ल 30 में ही इनका देहांत हो गया, और मैं पहुंचा हूं सन 62 में, तो मेरी इनसे भेंट। किंतु मेरा सबसे अविस्मरणीय, जिसको मैं नहीं भूल सकता, अविस्मरणीय मतलब जिसको भुलाया ना जा सके, यस, मेरा सबसे अविस्मरणीय अनुभव एक बहुत दूर का गांव था, भीतिहरवा गांव। ये गांव अमोलवा के नजदीक था। अमोलवा वही गांव है जहां पर एमन साहब अपना राज करता है। अरे अभी तो एमन के बारे में पढ़ा करा है। ये दोनों नजदीक थे। 1917 के दौरान ये एमन साहब की तूती बोलती थी। यहाँ पर तूती बोलना मतलब दबदबा था गांधी जी के आने से पहले। जब गांधी जी पहुंचे, चंपारण की जनता को
भय और अत्याचार के चुंगल से बचाने के लिए, बोलो, तो गांधी जी ने कहा कि गांव की जनता को सुधारना होगा क्या, और इसका भी श्री गणेश गांधी जी ने किया था। श्री गणेश मतलब आरंभ किया था। रामनवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन जब हम गांव में गए थे, क्या करने, किसानों की शिकायतों का अध्ययन करने। कौन जा रहे थे? तो बहुत दूर जाना था। हम दोनों लोग हाथी पर सवार थे और कड़ी। उसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांव में जो दुर्वस्था है, अवस्था जो खराब है, इसको दूर करने में सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा। उन्होंने कहा था कि जब तक गांव के बच्चों को नहीं मिलेगी तब तक केवल आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने से काम, आर्थिक समस्या मतलब, उन्होंने कहा था चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालय शुरू की जाए, और थोड़े ही दिन बाद उन्होंने 3 गांव में खोल दिया आश्रम विद्यालय। और वो 3 गांव थे, पढ़ो, हिंदी तो पढ़ने आता है ना, बड़हरवा, मधुबन और भीतिहरवा। और यहाँ पर गांधी जी के प्रति निष्ठा रखने वाले कुछ इन तीनों गांवों में तैनात कर दिए। ये कार्यकर्ता कहाँ से आए? बड़हरवा का विद्यालय इनके जिम्मे सौंपा गया। ये विदेश से इंजीनियर की शिक्षा प्राप्त करके आए थे, और इनकी पत्नी थी, विदुषी पत्नी अवंतिकाबाई गोखले। इन दोनों लोगों ने मिलकर बड़हरवा का विद्यालय चलाया। कौन पत्नी? विदुषी मतलब विदेशी, राम रे राम, विदेश में शादी करके आए थे। जब पुरुष बहुत पढ़ा लिखा हो तो उसे विद्वान कहते हैं, और स्त्री अगर बहुत पढ़ी लिखी हो तो विदुषी होती है। धन्यवाद, धन्यवाद। इतना ही बैच चला है, इतना ही पढ़ाई चला है पिछले बैच में। तो हमारी अगली भेंट होने वाली होगी तो कल होगी।